अस्सलाम वालेकुम। आज हम आतिशे इश्क़ नावल की दूसरी किस्त पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं किस्त। एक रात पहले फ़जर की अज़ानें फ़ज़ा में मिठास घोलने के लिए शुरू हो चुकी थी। मौज़न भटके हुओं को, गफलत में पड़े लोगों को कामयाबी की तरफ आने का पैगाम ख़ास सुना रहा था। वो इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में बनी सोसाइटी थी। सोसाइटी में तमाम बंगले वाक़या थे जहाँ के मुक़ीम आला तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इसी ही सोसाइटी में बहार प्लस भी वाक़या था, जिसकी दीवारें और टाइलों का सुरमई रंगो रोगन सुबह के रात पर अख्तियार हासिल करने की खुशी में चमक रहा था। सोसाइटी के गेट से निकलकर मेन सड़क पर प्रशाल चलती जा रही थी। वो हाथों को आपस में रगड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। मौसम की सख्ती अब कुछ इस पर असरअंदाज हो रही थी। घर के कमरे में कंबल या रज़ाई में घुस कर बैठने और मूंगफलियां चबाने से कहीं बेहतर प्रशाल को सर्द रातों में तन्हा चहलकदमी करना लगती थी। तन्हा चहलकदमी अपने साथ कुछ वक्त अपने लिए खामोशी से गुफ्तगू, खुद के साथ आंखें मूंद कर खुद को देखना और सराहना, बाजू फैलाए खुद को गले लगाना। वो सोसाइटी के गेट से निकल कर बाहर सड़क पर चलती जा रही थी। 1 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था। आज वो खुद के साथ चलती हुई इस तरफ निकल आई थी। खूब अच्छी तरह खुद को पूरी सोसाइटी विजिट कराई और एक बंगले पर दिल आ गया। इसे स्याह रंग पसंद था। हर वो रंग जो स्याही माहिल लगता था वो इसकी तवज्जो हासिल कर लेता था। रात के वक्त सुरमई रंग स्याही का ही गुमान दे रहा था। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग लाजमी बताना आपको नावल कैसा लगा है। कल की किस्सा आप लोगों को कैसी लगी थी और आप लोगों को कैसे नावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रोमांटिक, इस्लामिक, हवेली बेस्ड या बनी बेस्ड पे। जो भी नावल आपको अच्छा लगता है लाजमी बताइएगा मुझे। मौज़न की फलाह की ज़मानतों का आगाज़ हुआ तो प्रशाल ने सर पर कोट की हुडी ओढ़ ली। सड़क खाली थी। आधे चांद के नीचे प्रशाल चलती जा रही थी जब सामने से कोई वजूद आता नजर आया। इस लड़के के कदमों में लड़खड़ाहट की रमक थी। वो नशे में था। प्रशाल ने मुकम्मल तौर पर इसे नज़रअंदाज किया। इसे इस किस्म के उबाश लड़कों से नफरत थी। हाउ मच? लड़का बिल्कुल पास आकर बोला। एक्सक्यूज़ मी। प्रशाल चलते चलते रुकी। लड़के की आवाज़ बहुत गहरी और पुरकशिश थी। आवाज़ से बिल्कुल नहीं लगता था कि वो नशे में है। आई एम आस्किंग हाउ मच। इसने अपना फ़िक्रा फिर दोहराया। साथ ही वो गहरी नज़रों से प्रशाल को सर से पाँव तक देख रहा था। आंखें नीयत के खोट का पोल इसकी नीयत के खोट का पोल आंखें खोल रही थी। क्या कीमत है तुम्हारी? जवाब न दर होने पर वो दहाड़ा। आवाज़ इतनी थी कि फ़िज़ा में बहती नमी एक पल को सहम कर रह गई थी। आवाज़ की लहरों ने हवा के ताने बाने तक हिलाकर रख दिए थे। शट अप। प्रशाल का हाथ अगले ही लम्हे उठा और लड़के के चेहरे पर सख्त हो गया। एक बार फिर थप्पड़ की गूंजदार आवाज़ ने रात की खामोशी का मजाक उड़ाया। घटिया इंसान। प्रशाल ने लहजे से इस लड़के पर लानत भेजी थी। इसका चेहरा सख्त सर्दी में भी तमतमाने लगा था। वो लड़का इसे कालगर्ल समझ रहा था। इसकी ये हिम्मत कैसे हुई? लड़के ने कुछ रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि वो लब काटते हुए प्रशाल को और भी शतूत भरी निगाहों से देखने लगा। होंठों पर चुभन ज़्यादा मुस्कुराहट रेंग रही थी। प्रशाल आगे बढ़ गई। लड़का वहीं खड़ा रहा। यू बास्टर लेडी, यू विल पे फॉर इट। प्रशाल ने मुठियाँ बेंच ली। इसके कानों की लोई सुर्ख हो रही थी। दिल चाह रहा था कि वापस पलटे और इसका मुंह तोड़ दे, मगर वो ज़ब्त से चलती रही। अजीब समा था जहाँ अल्लाह की तरफ से कामयाबी की दावत दी जा रही थी, जबकि इस पर गुनाह को मुंतखब किया जा रहा था। लड़के ने कदम सोसाइटी की तरफ बढ़ा दिए। इसके मुंह पर प्रशाल के हाथ का निशान था। वो निशान इसकी इज़्ज़त नफ्स पर सब्त हो चुका था, जो प्रशाल की बर्बादी से ही मिट सकता था। मंशियात की बेहद इस्तेमाल के बायस इसकी नाक से खून बह रहा था, मगर इस पर नशा तारी नहीं हो रहा था और ये बात इसके लिए नागवार थी।
अपनी उम्र के दूसरे लोगों की निस्बत इसके सहने की ताकत ज़्यादा थी, तभी एक ख़तरनाक हद तक जिस्म में मनशियात धकेलने के बाद भी वो अपने कदमों पर खड़ा था। वो सोसाइटी के अंदर बढ़ गया। वो अंदर वाक़या बंगलों में से एक में ही मुकीम था। मुकीम ऐसे के बंगले में राइश पजीर एक भी फ़र्द से कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसे चंद नफूस के दरमियान लाताल्लुक़ सा तन्हा वजूद। शहवार कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ा। जब नागवार बू ने इसका दिमाग घुमा कर रख दिया, वो सलार का कमरा था। शहवार ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट्स ऑन की और फ़ौरन ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। दरवाजे के बिल्कुल सामने बेड की दाएं जानब वाली दीवार पर लड़कियों के नीम उराया पोस्टर लगे थे, और वो ऐसे थे कोई शरीफ इंसान गलती से देख ले तो आंखों को तेज़ाब से गुस्ल करवाना फ़र्ज समझे। और वो लगाई भी ऐसी जगह थी कि दरवाज़ा खुलते सबसे पहले इन पर नज़र पड़े। इस दीवार के साथ वाली दीवार पर छोटे बड़े बेशुमार चाकू और खंजर लटके हुए थे। दीवार का रंग बिल्कुल स्याह था। बेड की पिछली दीवार पर बड़ा सा फ्रेम लगा था, जिसमें 3 स्याह भेड़िए अक्कासी किए हुए थे। वो तीनों 4 मासूम हरनियों पर चपटे इसे चीर फाड़ कर रहे थे। बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर वस्त में LED लगी थी। इसके चारों तरफ छोटे बड़े आड़े तरशे फ्रेम लगे थे, जिसमें ड्यूल्स शैतान की तस्वीरें थी। हर तस्वीर में स्याह रंग बहुत गहरा और वाजिया था। स्याह के अलावा एक और रंग था, सुर्ख रंग, खून का रंग, बदले का रंग, वहशत का रंग। कमरे में सिरकट की नागवार बू फैली हुई थी। धुआं अभी तक ताज़ा था। शराब की गलीज बू भी इसे AC की खनक में रची बसी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। बेड की चादर मुकम्मल ज़मीन बोस थी, जिस पर जलते बुझते बचे हुए सिरकट पड़े थे। बेड पर लेटे सलार की भारी सांसें उठ रही थी। वो बेढंगे अंदाज में लेटा हुआ था। एक सिगरेट इसके हाथ में भी थी। शायद स्मोकिंग करता हुआ सो गया था। दिसंबर की सर्द रात में भी इसके कमरे का AC चला हुआ था। इसके बाद भी वो कंबल में नहीं लिपटा हुआ था, बल्कि शर्टलेस और बगैर बाजुओं वाली टी-शर्ट में मबलूस होने के बायस इस पर कब की तैयारी नहीं हो रही थी। कुछ लम्हे पहले ही वो पार्टी से आया था, जो इसके नज़दीक बोरिंग थी। शहवार को बैक वक्त इस पर तरस भी आया और गुस्सा भी। वो आगे बढ़ा और सलार को हिलाया। नमाज का वक्त हो निकल रहा है, उठ जाओ। हाँ हूँ। सलार कच्ची नींद से चौंक कर उठा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। शहवार को इसने नासमझी से देखकर फिर वापस तकिए पर गिर गया। शराबी की नमाज़ें कबूल नहीं होती, जाओ सोने दो मुझे, वो खुमार आलूदा लहजे में कहकर फिर से गहरी नींद में चला गया। शहवार ने फिर से हिलाया, मगर वो गाफिल ही रहा। या अल्लाह, इसे हिदायत दे दे, ऐ पाक मौला, इसका रास्ता फेर दे। वो शहवार के दिल से दुआ निकली। वो अपने से 5 साल छोटे भाई को यूं बर्बाद होता नहीं देख सकता था। शराबी की नमाज़ें कबूल ना होती हो तो बशर हाफी कभी वलीउल्लाह ना बनते। तुम कबूलियत की नीयत से नमाज पढ़ कर तो देखो, गहरे लहजे में कहता शहवार नीचे झुका, सिगरेट के टुकड़े उठाने लगा। इन्हें डस्टबिन में फेंका, सलार को सीधा किया और इस पर कंबल अड़ाया। कमरे में फैले कपड़े समेत कर अलमारी में रखे। ये शहवार की जिम्मेदारियों में से एक था। कैट इस कमरे में नहीं आती थी। वो ही अक्सर सलार की गैर मौजूदगी में इसका कमरा साफ़ कर देता था, वरना सलार तो हमेशा बखेर कर ही रखता था। कमरा पूरी तरह सिमट गया तो शहवार ने एक बार फिर सलार को देखा। शाह ज़ालिम शाह और समरीन शाह की अलमनाक मौत के बाद वो ऐसा हो गया था, सबसे अलग थलग अपनी ही दुनिया में अपनी मनमर्जियाँ, जिनमें बुराई और बेहयाई के काम अरूज पर थे।
फ़ज़ा में रस घोलती अज़ान की आवाज़ें अब खामोश हो चुकी थी। आइले ईमान अपने रब के हजूर इसकी नेमतें हासिल करने के लिए सजदा रेज़ हो चुके थे, जबकि अहले जाहिल नींद को ज़्यादा मुक़द्दम जानकर सोए पड़े थे। हॉस्टल के एक कमरे में ट्रेसिया बाहर निकली, ऊंचा ऊंचा फ़रा को पुकारा, फिर मनाल से उलझकर फ़रा के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर गई तो ट्रेसिया ने अजीब सी ताज़गी महसूस की। सादा सा कमरा, एक सिंगल बेड, एक कपड़ों की अलमारी और एक किताबों का रैंक जिसमें इस्लामी किताबें रखी हुई थी, और बेड के साथ ही बिछी चादर। ट्रेसिया ने कभी भी फ़रा के कमरे में कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं देखी थी। जाए नमाज बिछाए फ़रा बैठी दुआ मांग रही थी। गर्म चादर के हाले में लिपटा फ़रा का शफाफ चेहरा ट्रेसिया को बहुत परसुकून और खूबसूरत लगता था। खिड़की से छन कर आती सुबह की ताज़ा किरणें फ़रा के चेहरे पर पड़ती इसे और भी चमका रही थी। ट्रेसिया पास ही ज़मीन पर बैठ गई। फ़रा को देख वो हमेशा एक ट्रांस में चली जाती थी। अगर ट्रेसिया से पूछो इसने कभी हूर देखी है तो वो बेधड़क फ़रा का नाम ले देगी। फ़रा की ताज़ा खिलती हुई रंगत के सामने ट्रेसिया को अपनी स्याह रंगत हमेशा सांसें कमतरी का शिकार कर देती थी। फ़रा ने दुआ मुकम्मल की, हाथों को चेहरे पर फेर कर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर खुद पर पढ़कर फूंका, साथ ही ट्रेसिया पर भी फूंका। क्या काम था? जाए नमाज लपेटते हुए फ़रा अपने नरम और ठहरे हुए लेचे में दरियाफ्त करने लगी। ट्रेसिया कुछ ना बोली। इसके ज़हन से महव हो चुका था कि वो क्या करने आई थी। फ़रा इसके पास ज़मीन पर बैठी, हाथ में तस्बीह थी जिस पर इस्तग़फ़ार पढ़ती जाती थी। कहो ट्रेसिया, क्या काम था? फ़रा ने फिर से इस्तग़फ़ार किया तो ट्रेसिया चौंक कर होश में आई। घुटने उठाकर अपना चेहरा हाथ के प्याले में रखा और गहरे सांस लेकर बोली, तुम नमाज क्यों पढ़ती हो? 3 हफ़्ते पहले वो हॉस्टल में आई थी। इसने फ़रा को कई मरतबा मुकम्मल खुशू ख़ुशू से नमाज पढ़ते देखा था। आज वो सवाल कर ही बैठी थी। फ़रा ने इसका सवाल सुनकर मुस्कुराई। इस सवाल के जवाब की एक से ज़्यादा मिनट है, साइंसी, जिस्मानी, बातनी, दुनियावी, मजहबी और इश्किया। तुम कौन सी मिसाल का जवाब पसंद करोगी? फ़रा ने ट्रेसिया के सामने चंद पत्ते रखे जिसमें से वो मर्ज़ी का एक चुन ले। ट्रेसिया कुछ लम्हे मसमे का शिकार रही और किस मश्क का जवाब लेना चाहिए। अगर तुम कंफ्यूज हो तो मैं मदद कर देती हूँ। हम पहली मश्क से शुरू करते हैं। चूँकि तुम गैर मुस्लिम हो तो पहली मश्क साइंसी जिस्मानी से शुरू करते हैं। फ़रा ने इसकी उलझन समझकर खुद ही बात शुरू की। ट्रेसिया ने इस बात में सर हिला दिया। ऊंचा बोलने वाली ट्रेसिया न जाने क्यों फ़रा के आगे बोल नहीं पाती थी। फ़रा की शख्सियत ऐसी थी कि इसके सामने बोलने से ज़्यादा सुनने को तरजीह दी जाती थी। नमाज क्यों पढ़ी जाती है या क्यों ज़रूरी है? इसका साइंसी जिस्मानी मुंतक के हवाले से जवाब ये है कि 5 वक्त नमाज अदा करने से इंसानी जिस्म की बेहतरीन वर्जिश हो जाती है। वर्जिश के फ़वाइद से तो तुम वाकिफ़ ही हो। नमाज 5 वक़्त इंसान को बेहतरीन वर्जिश का मौका फ़राहम करती है। तजर्बात से ज़ाहिर हुआ है कि सुबह के वक्त दोपहर से पहले तक जिस्म की दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इंसान अगर मामूल नौइयत की चोटों या अज़लाती दर्दों का शिकार है तो सुबह का वक्त वर्जिश के लिए इंतहाई मौजू रहता है। गौर करो तो सुबह के इस वक्त मुसलमान नमाज फ़जर अदा करता है। इस वक्त की हवा ताज़ा होती है जो इंसानी जिस्म में अच्छे असरात मुरक्कब करती है। अब आते हैं बाकी औक़ात पर। प्रोफेसर ड्यूड WL का कहना है कि दोपहर से शाम 6 बजे तक अज़लात की क़ुव्वत अपने रूज पर होती है। ग़ालिबन इसकी वजह दिन में जिस्म की दर्जा हरारत में इज़ाफ़े के सबब अज़लात की मज़म्मत में कमी होती है। लिहाजा अपना वज़न बरादरी की मशक दोपहर के वक्त करना मुनासिब रहेगा। इस वक्त के दौरान मुसलमान ज़ोहर और असर की नमाज अदा करता है। शाम 6 बजे तक आपके अज़लात फैलने और ज़्यादा अरसा तक हरकत करने की सलाहियत बेहतरीन हो जाती है। लिहाजा दोपहर और शाम का वक्त होगा जो जिम्नास्टिक वगैरह जैसे मशगाइल के लिए मुनासिब तरीन होता है। इस वक्त में नमाज मगरिब अदा की जाती है।
बहुत से खिलौनों में दिन ढलने के साथ कारकर्दगी में भी बेहतरीन आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर पैराकू की कारकर्दगी रात 10 बजे के करीब मसाली होती है और 10 बजे या इससे कुछ पहले के औकात में नमाज इशा मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है। अगर तुम गौर करो तो वर्जिश और खिलौनों के लिए मुनासिब करदा औकात में ही नमाज के औकात पाए गए हैं और ये इंसानी जिस्म पर बेहतरीन असरअंदाज होते हैं। फ़रा ने जवाब देकर ट्रेसिया को तफसील से समझाया। आखिर में ट्रेसिया का ठहर कर ट्रेसिया के तासरात देखे। ट्रेसिया मुस्कराई। इसे फ़रा की बात समझ आने लगी थी। इसके अलावा नमाज का एक सांसी फ़ायदा सजदे में पोशीदा है। हमारे जिस्म में अज़ा की तरतीब में ही दिमाग और दिल नीचे है। दिल का काम जिस्म में खून सप्लाई करना होता है। चूँकि इंसानी दिमाग को खून की अशद ज़रूरत है, दिल को इस तक खून पहुँचाने के लिए ज़्यादा ज़ोर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इंसान खड़ा हो लेटे हुई सूरत में खून बराबर का तकसीम होता है, मगर नमाज़ पढ़ते हुए सजदे की हालत में दिल ऊपर और दिमाग पीछे हो जाता है। इस हालत में खून का ज़्यादा बहाव दिमाग और चेहरे की तरफ ज़्यादा होता है। खून की बेहतरीन सप्लाई दिमाग की शरियानों से इजाफी चर्बी ज़ाहिल करती है, जिसके नतीजे में बहुत सी बीमारियां, ज़हनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। चेहरे की तरफ खून का बहाव इसके नखार में इजाफा करता है। आँखों की बनाई तेज़ होती है, समात की सलाहियत बेहतर होती है। अलगर्ज सर और चेहरे से मुतल्लक हर बीमारी से इंसान महफूज होता है। अगर सोचो मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करता है तो वो 88 बार सजदे में जाता है, यानी 24 घंटे में 88 बार इस हालत में होना कि दिल अपने से ऊपर अज़ा को बेहतरीन तरीके से खून पहुंचा सके। यह कितना फ़ायदेमंद होगा। नमाज न पढ़ने के बाद दिल को दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा रफ्तार से काम करना पड़ता है, जो कि ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होने का बायस बनता है। यानी सजदा रेज होने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। दिल पर ज़्यादा दिमाग बनने से बीमारी इंसान महफूज रहता है। इसके अलावा मुकम्मल नमाज पढ़ते हुए इंसानी हरकत जो कि अज़ा को तंदुरुस्त रखती है। यह कुछ बहुत मुख्तसर जिस्मानी फ़ायदे नमाज के। इसके अलावा सैकड़ों जिस्मानी फ़ायदे जिन्हें बयान करने लगूँ तो ज़िंदगी कम पड़ जाए। अलगर से नमाज अदा करते हुए गौर करो तो सर, बाजू, कमर, टांगे हर अज़ा हरकत करती है और यह हरकत इन अज़ा को फ़वाइद पहुँचाती है, जो कि वर्जिश या योगा करने से भी ज़्यादा बेहतर होते हैं। सूरज मुकम्मल चढ़ चुका था। सर्दियों का सूरज जो जिस्म की तकवीत बख्श रहा था, ऐसी तकवीत जो सर्दी के बायस जिस्म को नरमी से तपश फराम कर रहा था। फ़रा खामोश हुई तो ट्रेसिया, जो इसकी बातों के असार में कैद हो गई थी, यकदम आज़ाद होती और गहरा सांस लिया। शुक्रिया फ़रा, क्या सिर्फ यही जिस्मानी फ़वाइद नमाज के? ट्रेसिया ने तजस्सुस से पूछा। नहीं, ये तो फ़कत एक कतरा है जो मैंने बयान किया है। यह सिर्फ इतना इल्म है जो इन किताबों में मैंने हासिल किया है, जो मेरे पास है। फ़रा ने बुक रैक की तरफ इशारा किया। हम ट्रेसिया ने समझते हुए सर हिलाया। आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी सिर्फ इसको समझो जो बताया है। फ़रा मुस्कुराकर उठ दी। इसे स्कूल जाने के लिए तैयार होना था। कुछ देर बाद फ़रा अपने स्कूल के लिए ऐसे निकली कि स्याह अबाया ज़ेब तन कर रखा था। इसका अबाया फ़ैशन वाला नहीं था जिससे जिस्म के सारे खदोखाल ज़ाहिर होते हों। वो खुला सा था। आंखों की जगह जाली लगी हुई थी, जिससे फ़रा तो देख सकती थी, मगर सामने वाला इसकी आंखें वाज़िया नहीं देख सकता था। हाथों पर स्याह दस्ताने थे। वो मुकम्मल तौर पर शरई पर्दे में ममलूस हॉस्टल से निकली थी, जबकि इसके बरकस ट्रेसिया जॉब पर ऐसे निकली थी कि नीले स्वेटर के नीचे पीली लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। बाल भी खुले थे और चेहरा भी। पैरों में हील थी। स्याफाम बाज़ारों में लटका सफ़ेद कड़ा। फ़रा स्कूल में जितना टाइम पढ़ाती रही वो पर्दे में ही रही, और अगर किसी मर्द तालिबे इल्म या उस्ताद से बात करना ज़रूरी हुई तो आवाज़ को बहुत धीमा रखा और पर्दे के होने के बावजूद भी अपना रुख एक तरफ को फेर कर बात की। जबकि ट्रेसिया ऑफिस में अपने कुलीग के साथ कहके लगाकर बातें करती रही। एक हाथ से तो हाथ पर हाथ मारकर भी कहका लगाया। वो क्रिश्चियन थी। इसके मज़हब में गैर मुस्लिम से बेतकल्लुफ़ हो जाना महब नहीं समझा जाता था। दोपहर चढ़ चुकी थी। ज़ोहर की मीठी अज़ानें शुरू हो चुकी थी। फ़रा ने अपनी आखिरी क्लास को खुदा हाफिज़ कहा, फिर स्कूल के स्टाफ रूम में ही नमाज अदा की। लंच ब्रेक में ट्रेसिया कुछ खाने की नीयत से ऑफिस से बाहर निकली तो अज़ान के अल्फाज कानों में पड़े। वो इन्हें समझ तो नहीं पाई थी, मगर एक जगह ठहरकर अज़ान सुनी ज़रूर थी। फ़रा की बातें इसके ज़हन में चलने लगी थी। अभी तो फ़रा ने इसे पहली मुंतक का कुछ हिस्सा बताया था। ट्रेसिया के दिल में इस पल मज़ीद भी जानने की कसक उठी। वो घर जाकर फ़रा से इसकी किताबें लेकर पढ़ेगी। इसने इरादा किया और आगे बढ़ गई। फ़ज़ा में अज़ानों की आवाज़ें मुकम्मल हो चुकी थी। खुशनसीब अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो चुके थे, बदनसीब अपने कामों में मशगूल रहे थे।
3 हफ्ते पहले माह नवंबर का आगाज़ था। मौसम में खनकी आस्ता आस्ता रूज पकड़ रही थी। इस रोज़ सूरज बादलों में छुपा था। फ़िज़ा में नमी थी जो बातें करने पर मुंह से निकली। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बुखारात बनकर फ़िज़ा में तहलील हो रही थी। वो मंज़ल एक ओल्ड हाउस का था, कशीदा हाल था, जहाँ के सारे बेड एक तरफ करके दरमियान में जगह बनाई गई थी। 22 साला वो लड़की सुबह से इधर उधर घूमती, पूरे हाल में फूलों की सजावट करने में मसरूफ़ थी। एक पल को भी आराम से नहीं बैठी थी। हाल में मौजूद एक तरफ बेड पर ओल्ड हाउस की ख़वातीन बैठी थी। वो काफ़ी देर से इसे सजावट करता देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत तरीके से फूलों की सजावट कर रही थी। मैक्शा, और कितना इंतज़ार करना है? ख़वातीन में से एक ने इससे पूछा। बस ये हो गया है। मैक्शा आखिरी फूल सेट करते हुए बोली। वो पठानी खदोखाल की लड़की थी, लहजा भी पठानी था। मैक्शा ने एक बार वस्त में खड़े होकर सारे सजावट का जायज़ा लिया। हल्के जर्द और सुर्ख रंग के गुलाबों से हुई सजावट इस हाल को नया रंग दे दिया था। मैक्शा ने चेहरा एक तरफ मोड़ा और आंखों में सवाल किया। गुलाबी फूल फ़्राक पहने वो 6 साला बच्ची थी, जिसने अंगूठे का निशान दिखाकर बहुत खूब का इशारा किया था। बच्ची मुस्कुराई तो मैक्शा भी मुस्कुरा दी। चले, आप सब अपनी जगह संभाल ले, मैं गोहर बीबी को लेकर आती हूँ, मैक्शा ने ख़वातीन की तरफ मुड़कर कहा और बाहर निकल गई। इसके पीछे लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। कुछ लम्हे बाद मैक्शा व्हील चेयर चलाती हुई 100 साला गोहर बीबी को हाल में लाई। अंदर अंधेरा पाकर गोहर बीबी एकदम घबरा गई। इससे पहले कि वो कोई सवाल करती, हाल की लाइट्स ऑन हुई और गोहर बीबी पर फूलों की बारिश हुई। हाल में ख़वातीन की तालियों की आवाज़ गूंजी। सबके लबों पर एक ही फ़िक्र था, 100 साला बहारे मुबारक हो गोहर बीबी एक पल को तो बिल्कुल शॉक सी रह गई। मैक्शा आगे बढ़ी और झुक कर इन्हें गले लगाया। 100 साला बहारे मुबारक। मैक्शा ने मुस्कुराकर इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी, फिर बहुत प्यार से इनके रुखसार पर बोसा लिया। गोहर बीबी की आंखों में मोती लहराने लगे, खुशी के आंसू। आहा, देखिए ज़रा बर्थडे गर्ल क्यों रोने लगी। मैक्शा ने बड़े लाड से इनके आंसू पोंछे। मेरे बच्चों ने कभी एक फूल तक नहीं दिया मुझे। गोहर बीबी को लुकेर लहजे में गिला करने लगी। तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मैक्शा ने मान के साथ कहा। तो गोहर बीबी ने मुस्कुरा कर इसे फिर से गले लगा लिया। हाँ हाँ, तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। फ़र्त जज्बात से इनकी आंखें बार बार छलक रही थी। ज़हीफ़ चेहरे पर एक दिलकश सी चमक उठ गई थी। गुलाबी फ़्राक वाली लाल गुलाल रुखसारों वाली बच्ची करीब आई और एक तोहफ़ा गोहर बीबी की तरफ बढ़ाया। वो मुंह से कुछ ना बोली। गोहर बीबी ने तोहफ़ा वसूल किया और बच्ची को ढेर सारा प्यार किया। इसके बाद मैक्शा इन्हें सेंटर टेबल पर ले आई। टेबल पर 4 मंजिल चौरस केक रखा था। मैक्शा ने गोहर बीबी का हाथ पकड़कर केक कटवाया। सब ने एक बार फिर तालियां बजाई। मैक्शा ने केक का एक टुकड़ा लिया, फिर गोहर बीबी को खिलाया। फिर ज़रा सा बाकी सब ख़वातीन को भी अपने हाथ से खिलाया। इतनी देर में 2-3 ख़वातीन ने केक के बराबर टुकड़े किए और सब में बांटे। तकरीबन हर औरत शुगर की मरीज़ा थी, मगर आज सबको मुश्तरका बदपरहेज़ी का दिन था। मैक्शा, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। तुम इन ख़वातीन के साथ इतना करती हो जितना इनके असल ख़ानदानों ने नहीं किया। वो ओल्ड हाउस की ओनर मिसिस अमजद को केक देने आई थी। जब वो इसे दवाएं देने लगी, मिसिस अमजद, अल्लाह ने मुझसे एक माँ लेकर मुझे इतनी माएँ दे दी। मैं शायद दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ। मेरे सर पर इतनी सारी माँओं के साए हैं। मैक्शा मुस्कुराकर अपनी किस्मत पर रश्क करते हुए बोलती है। बेशक मैं इन बदनसीबों के बारे में सोचती हूँ जो घरों से अपना मकसद, अपनी जन्नत खुद निकाल देते हैं। मिस अमजद ने अफसोस भरी सांस भरी।
अगर मेरे बस में हो तो ऐसा करने वालों को सख्त सज़ा दो, बल्कि ओल्ड हाउस का क़याम ही नहीं होना चाहिए। ना होंगे ना लोग अपने माँ बाप को यहाँ रखेंगे। मैक्शा कलेजे में गुस्सा पनाह था, वो संजीदा सी हो गई थी। अगर ऐसा हो तो ये बेचारे वालिदैन अपनी आखिरी पनाहगाह भी खो देंगे। ये तो औलाद का एहसान है कि वो माँ बाप को ओल्ड हाउस छोड़ देते हैं और माहाना अखराजात भी देते हैं, वरना बहुत से लोग घरों से बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं। माँ बाप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इन्हें इससे कोई सरोकार नहीं होता। इसमें एदी फाउंडेशन जैसे अदारे ना हों तो इन बेचारों का कौन सहारा बने। क्या तुम्हें लगता है कि अगर ओल्ड होम ना हो तो लोग वालिदैन को घर से निकालना छोड़ देंगे? नहीं, बल्कि अगर ओल्ड होम नहीं होंगे तो वो माँ बाप को ऐसे ही किसी पनाहगाह के बिना ही घर से निकाल देंगे। जो बदनसीब हैं, जो अपने हाथों से अपनी जन्नत उजाड़ने वाले हैं, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिस अमजद बोलते बोलते अफसरदा सी हो गई। मैक्शा की आंखों में भी नमी थी। काश कि मैं किसी एक को ये बात समझाने के काबिल हो जाऊं कि वो दुनिया आखिरत मत बगाड़े। काश मैं किसी एक के वालिदैन को अहमियत बावर करवा सकूं। आंसू साफ करते हुए मैक्शा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, और मेरी एक बात याद रखना, जब हम काश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वो ख्वाहिश है जो नामुमकिन हो या हसरत बन गई हो। और अल्लाह से हसरत नहीं ख्वाहिश की जाती है, दुआ की जाती है। इसके लिए इंशाल्लाह बोला जाता है, आमीन बोला जाता है। मिस अमजद ने इसे समझाया तो मैक्शा मशकूर सी मुस्कुरा दी। शुक्रिया मिस अमजद, आपने मेरी तसल्ली कर दी। अब हमें ये याद रखना चाहिए, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इससे मांगते वक्त दिल में कोई शक व अवाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मिस अमजद ने तायद की तो मैक्शा भी मुस्कुरा दी। मिस अमजद, अगर आप हाल में आएंगी तो गौहर बीबी बहुत खुश होंगी। मैक्शा ने इनसे वो दरख्वास्त की तो वह मुस्कुराकर उठ गई। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, वो भी मेरी बड़ी हैं, मुझे भी हक़ है इनसे दुआएं लेने का। फिर वो दोनों एक साथ ऑफिस से हाल की तरफ बढ़ गई। गौहर बीबी चूँकि सबसे बड़ी थी, वो सबके अपने बचपन जवानी के किस्से सुना रही थी। गौहर बीबी के 100 साला बहारें अपने अंदर कई रंग लिए हुए थी। वो हर दफ़ा एक नया रंग सबके सामने शेयर करती थी। हर बार की ज़बान और सुनने वाले की समात एक नए रंग से सजती थी। हर किस्सा पहले से मुनफरिद होता था। मैक्शा और मिस अमजद भी एक साथ खड़े होकर इनकी बातें सुनने लगी। गौहर बीबी बहुत खुश नज़र आ रही थी। वो बार बार अपनी आंखें पोंछती थी। मैक्शा के पास छोटी बच्ची आकर खड़ी हुई तो इसने झुककर इसके गाल पर प्यार किया। मिस अमजद ने भी इसके सर पर हाथ फेरा। मनाहल शम्स से एक प्यारी सी बेज़बान बच्ची मैक्शा के लिए आजमाइश, दुनिया की नज़र में मैक्शा के लिए तोहफ़ा, इसकी अपनी नज़र में। नावल जारी है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ की एपिसोड मिल सके। और इस पे लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, अपना तबसरा लाजमी किया करें। आपको नावल कैसा लगा, कौन सा सीन आप लोगों को अच्छा लगा और कौन से सीन की तब्दीली होनी चाहिए, सब कुछ आप लोग बताया करें ना, पढ़ के भाग नहीं जाते।